Hello everyone. Last time we have studied about activity 1.13. कौन सी थी? एमिशो में डांसर्स वाली मैंने बताई थी ना, 1.6 ठीक है, सॉरी। एक्टिविटी 1.6 हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने समझा कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस स्ट्रक्चर की जो रिजिडिटी होगी या फिर स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, जो कि किस में होता है? सॉलिड में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। देन उसके बाद उससे कम किस में होता है? लिक्विड में। और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में होते हैं? गैसेस में होते हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस हियर। ये मैंने लास्ट एक जिसमें वॉइस क्लियर नहीं थी तो उसे मैंने एक्सप्लेन किया था, बट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ठीक है, क्या इसमें मैटर है? ये मैंने आपको बोला था बताने के लिए। ठीक है, क्या? तो चेयर इज मैटर। यस, इट्स अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना? इट हैव सम शेप, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, सो दैट इज व्हाई चेयर इज अ मैटर। एयर, यस, एयर इज अ मैटर। यस, एयर ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ना। हवा कहाँ पर है? किसी वॉल्यूम में है ना, पूरे कमरे में हवा है या पूरे घर में हवा है, तो एयर बिल्कुल डेफिनेटली ये क्या होगी? ये आपकी मैटर होगा। लव, लव इज अ फीलिंग। ठीक है, लव इज नॉट अ मैटर, लव फीलिंग है। ओके, तो लव मैटर नहीं है। स्मेल क्या है? स्मेल फीलिंग है। स्मेल भी आपकी सेंस है ना? जैसे आपके 5 सेंसेस होते हैं, उसमें एक सेंस है कि आप चीजों को स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, सूंघना सिर्फ आपकी एक सेंस है। ओके, नॉट अ मैटर। ओके, हेट, हेट इज अगेन अ फीलिंग। ओके, आप किसी से नफरत करते हो, किसी से गुस्सा हो, तो हेट इज अ फीलिंग, बट डोंट ट्राई टू हेट एनीवन। ओके, almonds, almonds आपकी बादाम, obviously they are matter. Thought, thought is a, thought is what you think about. ठीक है, anything that you think about is your thought. Thought is not a matter. Okay, thought is a thing that just move in your head and move in your brain, that's all. Okay, cold, cold is a feeling when you feel cold. Okay, when you feel cold in winters. Okay, so cold is a feeling. Okay, sensation, it's you can call it a sensation. Okay, so it's not a matter. Cold is not a matter. Lemon, obviously lemon is a matter. Water is a matter. Smell of perfume, there's a difference between smell and smell of perfume. Smell of perfume is means what you are getting, you're getting particles of perfume in air. ठीक है, when particles of perfume are present in air then you can smell it. ठीक है, तो smell of perfume means there are some particles of perfume in air. It means पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स मैटर है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या होगा? मैटर होगा। ओके, बट ओनली स्मेल लिखा है, खाली स्मेल लिखा है, तो मतलब क्या? सूंघना, दैट इज अ सेंस। ओके, वो आपकी एक सेंस है आउट ऑफ 5 सेंस। ठीक है, अमंग 5 सेंस दैट इज अ वन ऑफ सेंस, योर स्मेल इज अ वन ऑफ आउट ऑफ 5 सेंस। ठीक है, तो स्मेल इज अ सेंस, नॉट अ मैटर. Okay, give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. ठीक है, तो गरम खाने की जो घर में रसोई में गरम खाना बन रहा है उसकी जो खुशबू है वो तो बहुत दूर तक आ जाती है ना। जैसे पड़ोसी के घर में खाना बन रहा है, कुछ आज डिलीशियस है ना, आपको खुशबू आ जाती होगी, अरे हाँ आज तो पड़ोस में कुछ अच्छा बन रहा है ना, होता है ना। मेस में कुछ अच्छा बनता है तो हॉस्टल तक है ना, बिल्कुल खुशबू आ जाती है। ओके, बट अगर कोई ठंडा खाना आपने फ्रिज में रखा है उसकी क्या आपको खुशबू दूर तक आती है? कभी आई है? कोई ठंडी चीज खाना या कुछ भी, आइसक्रीम है, व्हाटएवर, जो आपने फ्रिज में ठंडी चीज रख दी है, तो क्या उसकी खुशबू ऐसा होता है कि दूर तक आती है? मतलब फ्रिज में आइसक्रीम पड़ी है और आपको मतलब गेट पे आती पता चल गया है अरे आज तो फ्रिज में आइसक्रीम है, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो ऐसा क्यों हो नहीं होता? इसका आंसर देखो मैंने नीचे दिया है ये, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, वेट। ओके, यू कैन नाउ सी प्रॉपरली। यस, तो आंसर कहाँ है आपका? ये रहा आपका आंसर, ये लिखिए सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि क्यों ऐसा हुआ कि गरम खाने की खुशबू तो दूर तक फैल गई पर जो ठंडा फूड आपने रखा हुआ था फ्रिज में या कहीं भी रखा हुआ है उसकी खुशबू इतनी नहीं जाती दूर तक, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि खाना गर्म है, खाना गर्म है तो खाने को आपने हीट किया होगा तभी गर्म है ना वो। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स थे फूड के उनके पास एनर्जी आ गई है ना, आपने उनको हीट किया ना खाने को, तभी तो गर्म हुआ।
ठीक है। एनर्जी आने से क्या होगा, जब उनके पास एनर्जी आ जाएगी तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जिसकी वजह से कोई पार्टिकल मूव करता है, जो पार्टिकल की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जैसे उसको थर्मल एनर्जी या हीट मिलती है पार्टिकल को, तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मैंने एक रिलेशन भी कराया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे हीट ज्यादा आएगी, तो वैसे ही क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड, है ना, जाहिर सी बात है। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, है ना। जो खाने के पार्टिकल थे वो किस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, हवा में, जो एयर आपके अराउंड प्रेजेंट है ना। और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो इजिली डिफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए दूर दूर तक फैल रहे हैं। जैसे दूर दूर तक फैलेंगे, जहां भी आप खड़े होंगे आपको खाने की स्मेल आ जाएगी, क्योंकि वो जो पार्टिकल है वो आपकी नाक तक पहुंचेंगे। जैसे हम इनहेल करते हैं ना, हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं ना, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना हवा से। तो जैसे हम सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो फूड पार्टिकल भी क्या होंगे, वो हवा में मिक्स हो गए ना, तो वो भी हमारे नोज तक पहुंचेंगे। जैसे वो हमारे नोज तक रीच करेंगे, हम उनको स्मेल कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि आज किचन में कुछ अच्छा बन रहा है, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? Third question is, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? ठीक है, तो डाइवर जो होता है ना, डाइवर क्या होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, पानी में नीचे तक काफी डेप्थ तक जाके जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वो स्विमिंग करते हो, पानी को काटते हो ना, आगे आगे हाथ को मारते हो, पीछे पीछे पैरों को चलाते हो, है ना, वो पानी को काटते हो। काटना मतलब इन द सेंस कुछ नहीं है, आप पानी के बीच में से अपने हाथ को ले आते हो, ठीक है, क्या। तो कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी है, पानी को आप जैसे डिस्प्लेस कर पा रहे हो, हाथ की हेल्प से पानी को डिस्प्लेस कर लेते हो ना, इधर कर लिया, कभी हाथ मार के इधर कर लिया, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दिस शोज दैट कि पार्टिकल ऑफ वाटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। उनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, कम है, और स्पेसिस ज्यादा है। पार्टिकल्स के बीच में गैप रहता है, ठीक है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस रहता है, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, उतने ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से आप पार्टिकल को क्या कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, एक से दूसरे को अलग कर सकते हो। तभी तो जब आप पानी में हाथ डालते हो ना, तो आपका हाथ अंदर तक चला जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पानी के अंदर आपने हाथ डाला और हाथ अंदर नहीं जा रहा, ऐसा होता है कभी, वो चला जाता है ना। क्यों चला गया, क्योंकि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, और बीच में स्पेसिस भी है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस भी ज्यादा है, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये हमने अभी पढ़ा भी था, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, और मैंने दोबारा लेक्चर बनाया था क्योंकि आपको मेरी ऑडियो क्लियर नहीं था, बट बहुत कम स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर देखा है, तो मेरे से दोबारा लेक्चर बनवाने का क्या पर्पस रहा जी, है। आप अगर देखोगे ही नहीं तो उसको बनाने का कोई पर्पस है क्या, वो आपको आपके देखने के लिए बनाया गया है ना, तो सब लोग नहीं देखेंगे तो कैसे उनको समझ में आएगा, ठीक है। तो व्हाट आर द, मैंने जो लास्ट लेक्चर था वो दोबारा बनाया था, दोबारा ही उसे ग्रुप में शेयर किया था इवनिंग में, सो दैट कि जिन बच्चों को आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, मैक्सिमम स्टूडेंट सेइंग कि हमको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ताकि वो इजिली उसको दोबारा से समझ सकें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है, उनकी क्या खासियत है मैटर के पार्टिकल्स की, वो बतानी है। तो फोर्थ आंसर, ये जो मैंने आंसर्स लिखे ना, कॉपी में नोट डाउन करना है, एंड जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन करना है वो भी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहेगा मतलब बिल्कुल आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ठीक है। सॉलिड में ये स्पेस बहुत कम है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, और गैसियस में और ज्यादा होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल जो भी किसी सिस्टम में है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगे, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा किसमें है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है सबसे ज्यादा, सॉलिड में, तभी तो पार्टिकल क्या है, पास पास रहते हैं, ठीक है। और उससे कम किसमें है, लिक्विड में।
सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? गैस में होता है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये जो मैटर के पार्टिकल हैं ये एक जगह नहीं रुकते, वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं एक से दूसरी जगह, ठीक है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ही रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल की मूवमेंट के लिए। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इसका मतलब है उसके पास क्या है? कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और पार्टिकल बड़ी फास्टली मूव करेगा, ठीक है, क्लियर। नाउ come to the next topic, that is the states of matter. How many states of matter exist in this nature? You know that there are three states that exist in nature. Solid, first is your solid, second is your liquid, third is your gas, ठीक है। You all of you must be known about this, ठीक है। तो solid, liquid, gas. Now we will discuss separately their properties. First we will discuss the properties of solid state, then we will discuss the properties of liquid state, and in the last we will discuss gaseous state, ठीक है। तो first of all come to the solid state. Here you can see I have underlined some lines. What is this? Matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas, ठीक है। The states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. ये तीन अलग अलग स्टेट्स कैसे आई हैं? These states कैसे अराइज हुई है मैटर की? ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये कहते हैं ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? उनकी जो खासियत है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं। किनकी प्रॉपर्टीज? मैटर के पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सॉलिड की कुछ और होती हैं, लिक्विड की कुछ और होंगी और गैसेस की कुछ और होंगी। उसके बेस पर हमने मैटर को तीन टाइप में क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप दैट इज योर सॉलिड स्टेट। यू कैन सी हियर I have written down some points. First is a definite shape. तो सॉलिड की क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है। सेकेंड इज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है। इनकी डिस्टिंक्ट, आप सॉलिड आप देखते हो ना, ऐसा तो नहीं है एक सॉलिड की पर्टिकुलर शेप होती है, आपको उसकी कुछ ना कुछ बाउंड्री दिखेगी। बाउंड्री मतलब क्या होता है? जहां पर वो सॉलिड खत्म हो जाता है। जैसे आपने एक बोतल देखा है ना, बोतल कहीं पर खत्म होती है ना, इसे बाहर का सरफेस दिख रहा है प्लास्टिक की, है ना, ये इसकी क्या है? इसकी बाउंड्री है ना, क्लियर। फिक्स वॉल्यूम, हर सॉलिड का जो है वॉल्यूम फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता है कि कभी मतलब 10 हो गया, कभी 20 हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। जिस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स रहेगा। मान लो x वॉल्यूम है तो x ही रहेगा, y z नहीं हो जाएगा, ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स रहता है। फोर्थ इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप सॉलिड को कंप्रेस ना के बराबर कर सकते हो। कंप्रेस करना क्या होता है कि अगर आप किसी चीज पे प्रेशर लगाओ ना और उसका साइज रिड्यूस हो जाए, है ना, जैसे स्पंज का हो जाता है ना। स्पंज क्या है? स्पंज प्योर सॉलिड नहीं है, ठीक है। स्पंज को दबाते हो ना उसका साइज छोटा हो जाता है ना। तो जो सॉलिड होते हैं, जो ट्रू सॉलिड्स हैं, आपके रियल सॉलिड्स हैं, उनका उनमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, ठीक है, ओके। लास्ट इज दे आर रिजिड। रिजिड मतलब क्या है? एकदम ठोस रहते हैं वो, ठीक है, ठोस है, कठोर है। इतनी जल्दी ऐसे नहीं है कि कभी कुछ बन गए, कभी कोई शेप एक्वायर कर ले, ठीक है। उनकी जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री होता है, शेप होता है, वही रहता है, ठीक है, ओके। दीज 5 आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। यू हैव टू राइट डाउन दीज 5 पॉइंट्स इन योर नोटबुक, ठीक है। नाउ आगे बाकी मैंने इसको पॉइंट में क्लियर कर दिया है। यहाँ पर देखो मैंने ये चेक मार्क्स लगाया ना, ये वाला लगाया है और एक ये वाला लगाया है। इस बीच के पैराग्राफ में यही बातें लिखी हैं जो मैंने पॉइंट्स में लिखी हैं, ठीक है। मैंने पैराग्राफ को पॉइंट्स में चेंज कर दिया है क्योंकि पैराग्राफ में आपको शायद लिखने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया, ठीक है, ओके। नाउ अब वी विल डिस्कस नाउ। अच्छा, वो कहते हैं कुछ चीज समझते हैं। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेच ऑन स्ट्रेचिंग? ठीक है,
तो जो रबर बैंड आपने देखा होगा, अपने बालों में भी लगाते हैं ना, तो क्या वो अपनी शेप चेंज करता है? जैसे आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, क्या उसकी जो आकृति है, जो उसकी शेप है, वो चेंज होगी? इज इट अ सॉलिड? क्या वो सॉलिड है? ओके, आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर एंड सॉल्ट के बारे में क्या कहोगे? क्योंकि जैसे आप इसको डिफरेंट जार्स में रख लेते हो, तो आप जो आपको बाहर से देखने पे क्या लगेगा कि जो जार की शेप है वही क्या है, उस साल्ट की शेप है ना। आप सॉलिड शुगर है, आप उसको किसी भी तरह के जार में रख लेते हो ना, है ना, तो जिस तरह के जार में रखते हो बाहर से देखने से तो वो वैसे ही लगता है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट अ स्पंज? इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट? व्हाई? ठीक है, तो वो कहते हैं कि दिस ऑल आर सॉलिड्स। जो स्पंज है, शुगर है, साल्ट है, रबर बैंड है, ये सब सॉलिड है, ठीक है। जो रबर बैंड है वो नॉर्मली अपनी शेप चेंज नहीं करता, आपने उस पर कोई फोर्स लगाया ना, तब उसने अपनी शेप चेंज करी। बट जैसे आप फोर्स रिलीज कर देते हो ना, रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ऐसा तो नहीं कि ना कि वो स्ट्रेच ही रह गया, आपने उसको स्ट्रेच करके छोड़ा रबर बैंड को, और आपने मतलब स्ट्रेच करके छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं, अब वो स्ट्रेच ही रहेगा, है ना। रबर बैंड क्या करता है, स्ट्रेच करने के बाद अगर आप छोड़ दोगे, वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापिस आ जाएगा, ठीक है। तो वो अपनी शेप को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब रबर बैंड क्या है, रबर बैंड सॉलिड है। क्लियर? नाउ सेकंड, द शेप ऑफ शुगर और साल्ट। ये क्योंकि देखो शुगर और साल्ट क्या है, वो आपने देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, चीनी के भी आपको क्रिस्टल दिखते होंगे, और नमक के तो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है। वो भी जो है पार्टिकल, जो उसकी जो शेप होती है ना पार्टिकल की, वो आप नॉर्मल आई नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। आपको किसी पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, या फिर आपको फर्दर कोई डीप स्टडीज में हमको पता चलता है कि उस पार्टिकल की जो कोई शेप है वो कैसी है, ठीक है। पार्टिकल की जो शेप है ना, वो आप ऐसा नहीं फाइंड आउट कर पाओगे देखने से बाहर से, ठीक है। बट उनकी हर पार्टिकल, हर नमक का जो दाना होता है ना, वो एक समान होता है ना, ऑलमोस्ट, है ना, देखने में लगता होगा कोई खास फर्क नहीं है। ऐसा तो नहीं है नमक का दाना कभी राउंड आ रहा है, कभी सिलेंड्रिकल नमक के दाने आ रहे हैं, ऐसा होता है क्या? कभी क्यूब की शेप में आ रहा नमक का दाना, ऐसा होता है? हल्का सा गोल गोल आकृति में तो रहते हैं वो, ठीक है, नमक का दाना, ठीक है। तो जो चीनी है, आपने देखोगे चीनी हमेशा कैसी रहती है, जनरली क्यूब की फॉर्म में रहती है, क्यूबॉइड या क्यूब की फॉर्म में रहती है। ऐसा तो नहीं ना चीनी नीडल फॉर्म में आ रही है ना। ऐसे देखे कभी नीडल फॉर्म में चीनी को देखा है, मतलब सुई की आकृति में नहीं देखा ना। कभी देखा है कि गोल गोल चीनी आ रही है, गोल गोल स्फीयर की शेप में नहीं आ रही ना। तो जो शेप है इनकी शुगर और जो आपका सॉल्ट है, इनके क्रिस्टल्स की जो शेप है वो फिक्स रहती है, ठीक है। चाहे आप उनको हाथ में ले, चाहे आप उनको डब्बे में डालो, पर हमने शेप किसकी देखनी है, हमने क्रिस्टल की देखनी है, ठीक है। ओके, तो स्पंज का क्या केस है? देखो स्पंज आपने देखा होगा घर में अपने, स्पंज के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, स्पंज में होल्स होते हैं। होल्स में क्या जाएगी, अब एटमॉस्फेयर में गैस है ना, तो जो एटमॉस्फेयर में गैस है ना, वो होल्स में चली जाती है, ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, ठीक है। कहाँ पर? स्पंज के जो छोटे छोटे होल्स है ना, उनमें वो गैस एटमॉस्फेयर से फंस जाती है, ठीक है। जब आप प्रेस करोगे ना, तो क्या होगा, जो एयर उन गैप्स में फंसी हुई थी वो बाहर निकल जाएगी। जो एयर उन गैप्स में, किन गैप्स में, स्पंज की गैप्स में फंसी हुई थी ना, वो बाहर निकल जाएगी, और आपका स्पंज जो है वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। या इसलिए जो स्पंज है वो कंप्रेस हो जाता है, अदरवाइज इट्स अ सॉलिड, ठीक है, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट इज योर लिक्विड स्टेट। लिक्विड में क्या करना है हमने, आपको देयर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड, हमको बताने की जरूरत नहीं है। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या आपके लिक्विड हैं, ठीक है। अब आप इनमें से किसी को भी कभी 50 ml की ग्लास में डाल के देखो, कभी 100 ml की ग्लास में डाल के देखो, कभी 200 में डालो, आप हमेशा ये नोटिस करेंगे कि जो आपका लिक्विड है वो जिस बर्तन में जाता है, जिस कंटेनर में जाता है, उसी की शेप एक्वायर कर लेता है ना। हाथ में गया तो फैल गया, है ना, एकदम कोई ऐसा तो नहीं हाथ में फिक्स रहे वो जगह पर, है ना, वो फैल जाता है, क्लियर। तो जो लिक्विड होते हैं उनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, ठीक है। वो जिस भी जगह जाएंगे उसी की शेप एक्वायर कर लेंगे, जिस भी कंटेनर में जाएंगे उसकी ही शेप एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। फर्स्ट पॉइंट, लिक्विड की शेप तो फिक्स नहीं होती है, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स ही रहता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है जी आपका,
पता है ना आपको? वॉल्यूम होता है आपका मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी, जब आप मास को डेंसिटी से डिवाइड करते हो तो वह आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ये उन बर्तन की या उन कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेते हैं जिनमें ये रखे जाएं। बोतल में रखा गया तो बोतल की शेप है, जग में रख लिया तो जग की शेप में आ गया, है ना, कटोरी में लिया तो कटोरी की शेप में आ गया, ठीक है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड के पास टेंडेंसी है कि लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो फ्लो करते हैं, फ्लो मतलब चलते हैं, बहते हैं, ठीक है। आपसे गिलास आपने लिया, पानी लेके जा रहे हो पापा के लिए, रास्ते में गिलास छूट गया, है ना, रास्ते में हाथ से गिलास छूट गया और गिलास से पानी जो है फर्श पर गिर गया। आपने देखा होगा जो पानी फर्श पर गिरता है वो एकदम पानी फैल जाता है फर्श पे, है ना। ऐसा तो नहीं कि जहां पर पानी गिरा वहीं पर इकट्ठा रहेगा, ऐसा होता है? नहीं होता ना। पानी जो है यूजुअली पूरे फर्श पर फैल जाएगा, ठीक है। जहां जहां तक वो जा सकता है वहां वहां तक वो फैल जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है ना पानी की, इसमें ये क्यों है? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल है, क्योंकि पानी क्या है? एक लिक्विड है। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद मूव करने लग जाते हैं अगर उनको स्पेस मिल जाए, ठीक है। तो क्योंकि लिक्विड फ्लो करते हैं और अपनी शेप भी चेंज करते हैं, तो इसलिए वो रिजिड नहीं है। रिजिड हमने बताया था ना, रिजिड क्या होता है? जिनकी कोई डेफिनेट शेप हो, कोई डेफिनेट ज्योमेट्री हो, कोई पर्टिकुलर आकृति हो, वो आपके रिजिड होते हैं। जिनकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती ना, वो रिजिड नहीं कहलाते, ठीक है। बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इनको हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड क्यों कहते हैं? FLUID देखो लिखा हुआ है, फ्लूइड कहते हैं इसलिए क्योंकि लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं, फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी से नाम आया फ्लूइड, ठीक है। क्लियर? नाउ कम टू दी सम पॉइंट। अब देखो यहाँ पर कुछ मैंने चीजें अंडरलाइन कर रखी हैं। क्या? देखो ये आपको मैंने बता दिया कि लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होता है। दूसरी बात क्या? जिस कंटेनर में जाते हैं उसी की शेप एक्वायर करते हैं। तीसरी बात क्या? कि लिक्विड फ्लो करते हैं और अपनी चेंज को शेप करते हैं, इसी वजह से उनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपने देखा होगा जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, है ना, कोई भी है, फिश है, टर्टल है, क्रोकोडाइल है, एवरीथिंग दैट लिव्स इन वाटर, ठीक है, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? ब्रीथ मतलब सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, उनका ब्रीथिंग कैसे होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा रेस्पिरेशन इन फिश, कभी छोटी क्लासेस में 7th 8th में आता है कि जो फिश है वो कैसे सांस लेती है। आप कैसे लेती है? फिश पानी के अंदर रहती है ना, तो उसको कैसे कैसे जीवित रहती है। जैसे हम पानी से बाहर निकाल देते हैं तो फिश क्यों मर जाती है? वो पानी के अंदर ही क्यों जिंदा रहती है फिश? क्योंकि आपने पढ़ा होगा फिश जो है ना वो गिल्स होते हैं उसके पास, है ना। जैसे हमारे पास लंग्स हैं, उसके पास क्या है? गिल्स, है ना, गिल्स होते हैं। उन गिल्स के थ्रू वो पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है, पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसको लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है पानी में ही, ठीक है। तो उसने कौन सी ऑक्सीजन ली? जो पानी में घुल गई। अब पानी में ऑक्सीजन कैसे घुली थी जी? देखो जो आपका तालाब है ना, तालाब खुला तालाब है ना, तालाब में पानी है और पानी के ऊपर क्या है? खुला आसमान। और आसमान में, खुला आसमान में मतलब क्या? खुली हवा है। हवा है तो सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, आपकी नाइट्रोजन है, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, देयर सो मेनी गैसेस इन योर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये जो गैसेस होती हैं जो हवा में रहती है हमेशा, ये क्या करती हैं कि देखो पानी जो है ना आपका, पानी में मैंने बताया था लिक्विड है ना, तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस रहते हैं, है ना, ज्यादा रहते हैं सॉलिड के कंपैरेटिवली, है ना। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहता है, किसमें? लिक्विड के केस में, पानी के केस में वो ज्यादा रहता है ना, सॉलिड से ज्यादा होता है ना। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस वहां पर रहता है पार्टिकल्स के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जो हवा में गैसेस है ना, वो कहाँ आके घुल जाती हैं? जो खाली जगह पड़ी है ना पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहां आकर वो बैठ जाएंगी, ठीक है। पानी के अंदर आके वो डिसॉल्व हो गई। यहाँ क्या कहेंगे कि जो हवा में जो गैसेस थी वो पानी में आकर डिसॉल्व हो गई, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में स्पेसिस रहता है, क्योंकि पानी क्या है? लिक्विड है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है।
जिसकी वजह से पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं थोड़े थोड़े, है ना। तो ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये समझ में आया कैसे आई? तो जो फिश है ना आपकी, वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेगी, जो पानी में घुली हुई, डिजोल्व मतलब घुली हुई, ठीक है। तो पानी में डिजोल्व जो ऑक्सीजन है उसको वो लेती है। अगर आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे उसे, मतलब बाहर निकाल दोगे पानी से, तो पानी के बाहर जो खुली आसमान में हवा है ना, उसे वो नहीं ले सकती, उस ऑक्सीजन को वो नहीं ले सकती। जैसे हम क्या करते हैं, खुली हवा में जो ऑक्सीजन है उसे लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को खुली हवा में छोड़ देते हैं। बट जो मछली है, जो फिश है, वो जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको ले पाती है, जो हवा में हवा में जो ऑक्सीजन है उसको नहीं ले पाती, ठीक है। क्या अब मैं आपको बोलूं कि आप पानी में अपना मुंह डुबा लो, क्या आपको सांस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को हम नहीं ले सकते, ठीक है। हर एनिमल का अलग अलग सिस्टम है, कोई कैसे जी रहा है, कोई कैसे ऑक्सीजन ले रहा है, कोई किसी और तरीके से ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्यों सर्वाइव कर जाते हैं पानी के अंदर? क्योंकि पानी के अंदर क्या होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, ठीक है, क्लियर। अब ये ऑक्सीजन का पानी में घुलना कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन, है ना, इंटरमिक्सिंग ही तो है। मैंने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल? या तो गैस के गैस में मिल जाएंगे, है ना, या मिल जाएंगे लिक्विड के लिक्विड में, या फिर गैस के पार्टिकल लिक्विड में मिल जाए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड्स में डिफ्यूजन ना के बराबर होता है, ठीक है। सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन होता है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर, ठीक है। तो जनरली जो हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं वो या तो लिक्विड में पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे, या फिर हम गैसियस में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पुट किया, देखो, वाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। जो रेट मतलब क्या? रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन लिक्विड में बड़ी जल्दी से होता है, लिक्विड में तो तेजी से होता है, ठीक है ना, बट सॉलिड में उतना नहीं हो पाता जैसे लिक्विड में तेजी से हो पाता है। इसका कारण क्या है? देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है आंसर, तो इसका कारण देखो, रीड करो। दिस इज ड्यू टू द fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state, ठीक है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, क्या कहता है वो कि लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनमें वो पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में स्पेस भी ज्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। और डिफ्यूजन होता क्या है? अभी बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ज्यादा डिफ्यूजन, जल्दी डिफ्यूजन कौन करेगा? जिसके पार्टिकल क्या हो? फ्री हो, और जिनके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस हो, जिसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो और जिसके पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री हो, उसमें ही डिफ्यूजन ज्यादा होगा। सॉलिड के ना तो पार्टिकल फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ना ही सॉलिड्स में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी, ना ही सॉलिड में ना तो क्या पार्टिकल फ्री होते हैं, और ना ही उनमें पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, वो ज्यादा होता है। तो थोड़ा स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में इन द केस ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसलिए सॉलिड में डिफ्यूजन मैंने बताया था बहुत कम होता है, या कह लीजिए ना के बराबर होता है, जबकि लिक्विड्स और गैसेस में, लिक्विड और गैसेस में आपको डिफ्यूजन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्लियर। ओके, नाउ वी विल कम टू द थर्ड पॉइंट अबाउट द गैसियस स्टेट, ठीक है। द गैसियस स्टेट को कैसे पढ़ना है, देखिए। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.11, ठीक है। क्या बोला गया है इस एक्टिविटी में, मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एक मिनट, आई विल शो यू द पिक अगर अवेलेबल हो। नहीं है, एक मिनट, मैं आपको खुद से ही समझाऊंगी। आपने क्या करना है, 100 ml की, देखो मेरा एरो दिख रहा है ना, टेक 300 ml सिरिंजेस, सिरिंजेस मतलब वो टीके लगाने वाली आती है ना, सिरिंज, ओके। तो आपने 300 ml की सिरिंज ले ली, ठीक है, ओके। बाकी उनका जो ओपनिंग थी, उनकी नोजल होता है, उसको रबर कॉक से बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल दी सिरिंजेस। आपने उसका जो पिस्टन, कौन सा होता है पिस्टन, देखो मैं दिखा देती हूँ। पिस्टन ये दिख रहा है ना आपको, ये सिरिंज है,
ये जो सिरिंज है कोई, या बाहर निकालते हैं ना इंजेक्शन लगाने के लिए ना, ये जो है आपका ये पिस्टन है, ये जिसके अंदर डला हुआ है ना, इसको पिस्टन बोलते हैं। आपने इसको निकाल दिया, ठीक है। फिर निकालने के बाद क्या किया, 3 सिरिंजेस ली थी ना आपने, तो एक सिरिंज में तो आपने कुछ नहीं करना है, उसको अनटच रखो। अनटच मतलब छूना भी नहीं, निकाल के ये रख दिया, ठीक है। कौन, पिस्टन निकाल के हमने सिरिंज से रख दिया। आपने दूसरी सिरिंज में क्या करना है, दूसरी सिरिंज में आपने फिल वाटर इन द सेकेंड, ठीक है। दूसरी सिरिंज में आपने पानी भर देना है थोड़ा सा, ठीक है। पानी डाल दिया दूसरी सिरिंज में। तीसरी सिरिंज में क्या करना है, पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड, तो एक चॉक का टुकड़ा आपने थर्ड सिरिंज में डाल दिया। अब क्या करना है, तीनों में डाल दिया, एक में तो आपने कुछ नहीं किया, खाली रखा है एक को अनटच, ठीक है। दूसरी सिरिंज में आपने लिक्विड डाला है, और तीसरी सिरिंज में आपने क्या डाला है, एक चॉक का टुकड़ा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, फाइनली इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस। अब वो जो पिस्टन है ना, ये जो आपने निकाला था, इसको फिर से लगाना है, किसमें, सिरिंजेस में, तीनों सिरिंजेस में लगाना है, ठीक है। वन बाय वन आप क्या नोटिस करोगे, जब आप लगाओगे इसको, देन ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज, ठीक है। आपने जब पिस्टन लगाओगे ना, उसको पुश करना है नीचे की तरफ, ठीक है, पुश करना है आपने। तो आप देखोगे किसमें पुश जो आप कर रहे हो, किसमें इजीली हो जाएगा, किसमें पुश इजीली हो जाएगा, पहली वाली में। पहली वाली सिरिंज में इजीली पुश क्यों हो गया, क्योंकि पहली सिरिंज में सिर्फ गैस ही तो थी, उसके अंदर हवा तो हर जगह है ना, हमने पहली सिरिंज में कुछ नहीं डाला, बट हवा तो हर जगह रहती है, तो हवा ही तो थी, तो हवा के पार्टिकल्स तो बहुत कम होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब आपने पिस्टन पे फोर्स प्रेशर लगाया ना नीचे की तरफ, तो ये पिस्टन बड़ी इजिली मूव कर जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड में आपको थोड़ा कम दिखेगी, कंप्रेस उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा जितने अच्छे से पहले में हो गया था। क्यों, क्योंकि सेकंड में लिक्विड है ना, लिक्विड में गैस की कंपैरेटिवली पार्टिकल थोड़े ज्यादा पास पास रहते हैं ना, गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल, लिक्विड में थोड़े पास पास पार्टिकल रहते हैं ना। तो पिस्टन लगाने पर कंप्रेस तो होगा, बट जितनी इजिली, जितनी स्मूथली फर्स्ट केस में हो गया था ना, उतनी स्मूथली सेकंड केस में नहीं होगा, क्योंकि सेकंड केस में क्या पड़ा है, लिक्विड है। फर्स्ट केस में क्या था, वो खाली थी, उसके अंदर सिर्फ गैस थी, ठीक है ना। थर्ड केस में क्या पुश होगा पाएगा, जिसमें आपने चौक डाल दिया, चौक डाल दिया, क्या पिस्टन को कंप्रेस करोगे, पुश करोगे, क्या कंप्रेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि चौक क्या है आपका, सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड होने की वजह से वो पिस्टन नीचे मूव नहीं करेगा जब आप उसमें प्रेशर लगाओगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकाला, हमने इसे एक कंक्लूजन निकाला, इस साइड में देखते जाओ कि जो सॉलिड के में क्या इसलिए कंप्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स है ना, देखो कितने पास पास हैं, दिख रहे हैं ना फिगर ए में, फिगर ए में देखो कितने पास पास पार्टिकल है सॉलिड में, ठीक है। तो अगर आप और प्रेशर लगाओगे, जब आप पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करोगे ना, तो आप इसको कैसे पुश करोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। देखो व्हाइट कलर दिख रहा है ना आपको, ब्लैक कलर के तो ये पार्टिकल है, वो जो व्हाइट कलर में खाली जगह दिख रही है ना, वो स्पेस है, खाली स्पेस है, वो बहुत कम है। जबकि लिक्विड में देखो, लिक्विड में कितना व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना, एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, लिक्विड में ज्यादा स्पेस है। तो स्पेस होने से क्या होगा, जब आप प्रेशर लगाओगे ना, तो पार्टिकल इधर उधर मूव कर जाएंगे। जब पार्टिकल इधर उधर मूव करेंगे ना, तो वो जो लिक्विड है आपका वो कंप्रेस हो जाएगा, है ना, क्लियर। ओके, अब गैसेस में देखो, गैसेस में और कम पार्टिकल है और बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो इनको तो कंप्रेस करना बहुत ही इजी था, ठीक है। तो कंप्रेशन जो आपने पुश करके कंप्रेस किया है, वो पहले केस में जहां गैस थी, सिर्फ खाली आपकी कॉर्क थी, उसमें बड़ी इजिली हुआ, लिक्विड में थोड़ा कम हुआ, और सॉलिड में कंप्रेशन ना के बराबर था, क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, वो इतनी जल्दी कंप्रेस नहीं कर सकते आप उनको। ओके, तो अब आपको इस एक्टिविटी से क्या बात पता चली है आपको, पहली पॉइंट तो आपको लिख लेना है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो गैसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल मतलब उनको कंप्रेस करना, उनको दबाना, उनका साइज छोटा करना बहुत इजी होता है, ठीक है। ओके, अब दूसरे क्या है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, किसकी कंप्रेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, गैसेस की। A large volume of gas can be compressed into small cylinder and transported easily। तो आपके घर में वो देखो लिक्विड पेट्रोलियम के एलपीजी के सिलेंडर आते हैं ना, एलपीजी के सिलेंडर आते हैं, और आपने सीएनजी गैस के वो पेट्रोल पंप पे देखा होगा, सीएनजी गैस भरवाते हैं कहीं गाड़ियों में, है ना। और आपने देखा होगा लिक्विड ऑक्सीजन के हॉस्पिटल्स में होते हैं ना,
जिनको रेस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, ये क्या है, सभी गैसेस हैं, ठीक है। तो अगर पेट्रोलियम गैस है, ये गैस है, तो इसको लिक्विफाइड क्यों बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस? क्योंकि देखो, जब आप गैसेस पे प्रेशर लगाते हो ना, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं जनरली गैसेस में, है ना। जब आपने प्रेशर लगाया ना, प्रेशर लगाने से क्या होगा, पार्टिकल्स पास पास आएंगे, आप उनको धकेल रहे हो एक दूसरे की तरफ, ठीक है। प्रेशर लगाने का मतलब क्या है, आप उन्हें एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल की तरफ पुश कर रहे हो, मूव, धकेल रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। जैसे पार्टिकल पास पास आएंगे ना, आपकी गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, ठीक है। इसलिए सिलेंडर में जो पेट्रोलियम गैस है ना, उसको प्रेशर, हाई प्रेशर में फिल किया जाता है, ताकि जो गैस है सिलेंडर में जाती है, कहीं हम पुश कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को दूसरे के पास धकेल रहे हैं, तो वो गैस सिलेंडर में जाकर इतने प्रेशर में किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जो गैसेस थी आपकी, वो काफी ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, उन्हें लिक्विड में चेंज किया जा सकता है काफी प्रेशर लगाने पर, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखो, हमने वो वाला क्वेश्चन अभी पीछे किया था ना, कि घर में खाना बन रहा है, गर्म खाने की खुशबू बड़ी तेजी से फैल जाती है ना, एक सेकंड में, कुछ सेकंड में ही लगता है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ड्यू टू, यहाँ पर इसका फिर से कारण बताया गया है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, है ना। स्पीड क्यों ज्यादा है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, हीट किया ना, अपने खाने को गर्म किया ना, हीट की वजह से, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, तो उनको, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर गई, उसकी वजह से, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से जो पार्टिकल है वो फास्टली मूव करेंगे। तो हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, ठीक है। इसलिए जो गैसेस के पार्टिकल हैं, एक दूसरे में बड़ी फास्टली मिक्स हो जाते हैं, बड़ी फास्टली इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक तो स्पेस बहुत ज्यादा रहता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर आपके घर में कोई कमरा खाली होगा, तभी तो आप किसी को बाहर बुलाओ, बाहर से किसी को गेस्ट को बुलाओगे, है ना। सपोज करो मेरे रूम, घर में खाली ही नहीं है रूम, तो मैं किसको बाहर से इनवाइट करूंगी, नहीं करूंगी, क्योंकि जो बाहर से बंदा आएगा वो कहाँ रहेगा, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से गैसेस जो है उनका डिफ्यूजन बहुत हाई रहता है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।